हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके बारे में हम पीछे के वीडियोज में इसका ओवरव्यू लिया था। इसमें क्या क्या चैप्टर दिए गए हैं, क्या क्या बंद हैं, क्या सब्जेक्ट हैं उनके, बस उनके बारे में थोड़ी पढ़ा था। आज हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसमें क्या बंद किए गए हैं, क्या क्या चैप्टर हैं, क्या धाराएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए ये विधेयक था। इस विधेयक को पास कर लिया गया है, जो कि भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है। ये भारत गणतंत्र के 74वें वर्ष में संसद द्वारा इस रूप में अधिनियमित है। तो किस रूप में अधिनियमित है, सबसे पहले हमने इसका चैप्टर 1 पढ़ा था, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। जो प्रारंभिक पढ़ा था उसमें कौन कौन सी धाराएँ थी, तो उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर 1 पढ़ूंगा और चैप्टर 1 की जो धाराएं हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चैप्टर 1 में कौन कौन सी धाराएँ हैं, क्या क्या बंद किए गए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की पहली धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक होगा और इसका प्रारंभ कब से होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो उपधारा 1 है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इस अधिनियम का क्या नाम होगा, संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। दूसरा है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। परंतु इसमें परंतु दिया गया है। परंतु क्या है, इस संहिता के चैप्टर 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध, जो चैप्टर 9, 11 और 12 है, उनके अलावा जो चैप्टर हैं उनके उपबंध नागालैंड पे और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। कौन कौन से चैप्टर के अलावा, 9, 11 और 12 के अलावा जो चैप्टर हैं वो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। किंतु संबंध सरकार, जो संबंध राज्य सरकार है, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड या ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। क्या है कि ये जो संहिता है वो संपूर्ण भारत पर होगी, लेकिन इस संहिता के कुछ पार्ट हैं वो लागू नहीं होंगे। यानी जो चैप्टर 9, 11 और 12 है वो तो सब जगह लागू होंगे, लेकिन उनके अलावा जो भाग हैं वो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पे लागू नहीं होंगे। अब नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पे लागू कैसे हो सकते हैं, तो संबंध जो सरकार है, संबंधित जो राज्य सरकार है नागालैंड में, नागालैंड की राज्य सरकार और जो जनजातीय क्षेत्र है तो उसमें उससे संबंधित राज्य की राज्य सरकार उसको उनमें लागू कर सकती है। कैसे लागू कर सकती है, अधिसूचना द्वारा। अधिसूचना के साथ में वो उनको या तो पूर्ण रूप से लागू कर सकती है या उसका कुछ भाग लागू कर सकती है, या फिर उसमें कुछ जो सुधार, उपांतरण, परिवर्तन, बदलाव करके उनको लागू कर सकती है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो स्पष्टीकरण क्या है कि इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, जो 1972 की 21 जनवरी है उससे ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे। तो जनजातीय क्षेत्र में क्या आएगा, जो 21 जनवरी 1972 से पहले जो संविधान की 6ठी अनुसूची थी उसके पैरा 20 में असम का जो जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित था वो, और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र थे 6ठी अनुसूची के 20वें पैरा में जो असम के जनजातीय क्षेत्र थे वो इसमें है, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें शिलोंग की नगर पालिका है उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है इसकी उपधारा 3, यह ऐसी तारीख प्रवर्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये कब से प्रवर्त होगा, जब भारत सरकार जो है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको प्रवर्त करेगी तब से लागू होगा। तो इस प्रकार धारा 1 कंप्लीट हो गई, इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। अब आगे नेक्स्ट है इसकी धारा 2। धारा 2 है परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में क्या दिया गया है, इस संहिता में
जो परिभाषाएं, जो शब्द, जो पद काम में आए हैं उनका अर्थ दिया गया, उनकी परिभाषाएं यहाँ पे दी गई है, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं होगा, तब तक ये जो अर्थ अभी मैं बताऊंगा वही अर्थ इनके उपयोग में लिए जाएंगे। तो पहला है सर्वे दृश्य इलेक्ट्रिक साधन। सर्वे दृश्य इलेक्ट्रिक साधन, तो क्या है सर्वे दृश्य इलेक्ट्रिक साधन? इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान के आदेशिकाओं का अभिलेखन करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। तो इसमें वो सारे साधन आ जाएंगे जिनको राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान की आदेशिकाओं का अभिलेख, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण, ये सारी जो इसके प्रयोजन के लिए यूज हो रही हैं जो चीज़ें, वो सारी इसमें आएंगी। नेक्स्ट है जमानती अपराध। तो जमानती अपराध क्या है कि ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है। जो पहली अनुसूची है उसमें जो अपराध जमानतीय दिखाया गया है वो जमानतीय अपराध होगा, या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बताया गया। या तो इसकी प्रथम अनुसूची में जमानतीय उसको बताया गया तो वो जमानतीय अपराध होगा, या फिर किसी तत्समय प्रवर्त कोई अन्य विधि है उसमें अगर जमानतीय बताया गया है तो वो जमानतीय होगा, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। और जो जमानतीय नहीं होगा वो अजमानतीय होगा, तो वो अपराध इसमें अभिप्रेत होगा। नेक्स्ट है आरोप। तो आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष आता है। यानी कि आरोप के अंतर्गत क्या आता है, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष होते हैं तो आरोप का कोई भी शीर्ष उसमें आता है। नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामलों से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अभिसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि संज्ञेय अपराध है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला जिसके लिए पुलिस अधिकारी जो प्रथम अनुसूची है उसमें उसके अनुसार या किसी तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के जिसको गिरफ्तार कर सकता है वो होता है संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला। तो संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है परिवाद। तो परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया या अभिकथन अभिप्रेत है। यानी क्या है, जो परिवाद है उसमें संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। परिवाद में क्या होगा कि इसमें यह बताया जाएगा कि चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन यह अभिप्रेत होता है कि उसने अपराध किया है, लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है वो इस परिवाद में नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद में शामिल नहीं है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। तो स्पष्टीकरण क्या है, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। कोई ऐसा अपराध है, कोई ऐसा मामला है जो कि अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। यानी कोई ऐसा मामला है जो अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट कर रहा है, अन्वेषण करने के पश्चात पता चलता है कि वो असंज्ञेय मामला है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है वह परिवादी समझा जाएगा। तो अगर कोई मामला है जिसमें पुलिस ने अन्वेषण किया है और वो असंज्ञेय मामला अगर आता है तो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको परिवाद समझा जाएगा, और जिस अधिकारी ने ये पेश किया है रिपोर्ट वो परिवादी समझा जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से ऐसे सर्वे दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से किसी लिखित, मौखिक, सचित्र जानकारी या दृश्य अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, और ऐसे प्रारूप में जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में क्या है, ऐसे सर्वे दृश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से कोई लिखित है, मौखिक है या सचित्र जानकारी है या फिर दृश्य अंतर्वस्तु की कोई संसूचना है वो आएगी, और ऐसे प्रारूप में जो कि राज्य सरकार नियमों के द्वारा उपबंधित करे उस प्रारूप में वो आएगी।
अब नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय से क्या अभिप्राय है? तो उच्च न्यायालय से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय है। किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय होगा। और किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो आएगा। तो उच्च न्यायालय में क्या क्या शामिल होगा? अगर राज्य है तो राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय आएगा। अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है तो उसके संबंध में अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकारिता दी गई है तो वो उच्च न्यायालय आएगा। और इनके अलावा जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें उच्चतम न्यायालय से भिन्न कोई भी दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय उनमें होगा तो वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है भारत। तो भारत से वे राज्य क्षेत्र विपरीत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यानी इस संहिता का विस्तार जिन पे है वो सारे क्षेत्र भारत में आएंगे। नेक्स्ट है जांच। जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। यानी विचारण नहीं है, जांच में विचारण शामिल नहीं है, लेकिन जो भी इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो किया जाता है वो सारा जांच में आएगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय जो भी अपनी तरफ से जांच करते हैं वो सारी जांच के अंतर्गत आएगी, लेकिन विचारण नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है अन्वेषण। तो अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण के अंतर्गत वे सारी कार्यवाहियाँ हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। यानी मजिस्ट्रेट नहीं देता है, या तो पुलिस अधिकारी करता है या फिर मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति होता है जिसको मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है। इसके लिए साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो जांच की जाती है उसको अन्वेषण कहा जाता है। और जांच कौन करता है? जांच करता है मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसमें विचारण शामिल नहीं होता है। अब इसमें देखो एक स्पष्टीकरण दिया गया है। शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी विशेष अधिनियम के किसी उपबंध की दशा में इस संहिता के उपबंधों से असंगत होने पर विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभाव्य होंगे। अगर मान लो कि कोई विशेष अधिनियम है, उसमें कुछ अलग से बात कही गई है, अलग से प्रक्रिया दी गई है, अलग से उपबंध किए गए हैं जो कि इस संहिता से मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं, तो उस दशा में कौन अभिभावी होगा? जो विशेष विधि है, विशेष अधिनियम है, उसके उपबंध अभिभावी होंगे। नेक्स्ट है न्यायिक कार्यवाही। तो न्यायिक कार्यवाही क्या है? न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पे लिया जाता है या लिया जा सकता है। यानी न्यायिक कार्यवाही में क्या शामिल है? इसमें जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पे लिया जाता है या फिर लिया जा सकता है, तो वो न्यायिक कार्यवाही में शामिल होगा। नेक्स्ट है स्थानीय अधिकारिता। तो क्या है? किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र विपरीत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और ऐसी स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी इसमें वो संपूर्ण या कुछ भाग शामिल हो सकता है जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। अब नेक्स्ट है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। पहले हमने संज्ञेय अपराध पढ़ा था जिसमें क्या है कि पुलिस अधिकारी है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और असंज्ञेय मामला कौन सा होगा? जिसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अधिसूचना। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। राजपत्र में जो अधिसूचना प्रकाशित होगी वो अभिप्रेत होगी किसमें? अधिसूचना में। नेक्स्ट है अपराध। तो अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य होगा या फिर कोई ऐसा लोप होगा जो कि उस समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। या तो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा जिसको दंडनीय बना दिया गया वो कार्य या लोप आएगा, या फिर पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 है उसके अंतर्गत जो दंडनीय अपराध जो परिवाद है जिसके आधार पर परिवाद किया जा सकता है वो भी अपराध होगा। नेक्स्ट है पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी। तो पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी के अंतर्गत क्या आएगा? जब पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी
जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति के ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी होगा। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा? जब थाने का जो भार साधक अधिकारी है जो भी वो उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में कोई भी सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी होगा वो शामिल होगा, जिसमें केवल कांस्टेबल शामिल नहीं होगा। कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए पुलिस भार साधक अधिकारी होने के लिए, तो कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है। और अगर राज्य सरकार निर्देश दे तो कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी हो सकता है। नेक्स्ट है स्थान। तो स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी आते हैं। क्या क्या आएंगे इसमें? गृह आएगा, भवन आएगा, तंबू आएगा, यान आएगा और जलयान इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है कि किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से, यहाँ पे डेफिनेशन किसकी दी गई है? प्लीडर की दी गई है। तो क्या है? किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए कोई अधिवक्ता या प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, तो वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे प्लीडर में। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 176 की उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। जो धारा 176 की उपधारा 1 के अधीन पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो रिपोर्ट क्या होगी? पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है पुलिस थाना। तो पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया। कोई भी ऐसी पुलिस चौकी या फिर ऐसा स्थान अभिप्रेत होगा जिसे राज्य सरकार ने पुलिस थाना घोषित किया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी आता है, इसको राज्य सरकार ने पुलिस थाना घोषित किया है। नेक्स्ट है लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक क्या है? से धारा 18 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति आता है। जो लोक अभियोजक है उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी इसके अंतर्गत ही आएगा, लोक अभियोजक के अंतर्गत। नेक्स्ट है उपखंड। तो उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। जो उपखंड कहीं भी शब्द काम में आएगा तो उसमें जिले का जो उपखंड होता है वो आएगा। नेक्स्ट है समन मामला। समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। जो मामला वारंट मामला नहीं है वो क्या होगा? समन मामला होगा, और ये किसी अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट है पीड़ित। तो पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। इसके अंतर्गत क्या है? उसका संरक्षक या फिर विधिक वारिस शामिल है। नेक्स्ट है वारंट मामला। तो वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यानी समन मामले में हमने पढ़ा कि समन मामला क्या है? तो जो मामला वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। तो अब वारंट मामला क्या है? तो वारंट मामला वो है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अगर कोई अपराध है तो वो आएगा, वारंट मामला आएगा। और लास्ट है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित हैं, तो उनके वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में। यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता में शब्द परिभाषित हैं लेकिन इस संहिता में प्रयुक्त तो है लेकिन परिभाषा नहीं दी गई है, तो उनके वही अर्थ होंगे जो कि भारतीय न्याय संहिता में दिए गए। तो इस प्रकार से धारा 2 कंप्लीट हो जाती है परिभाषाएँ। अब थर्ड धारा है धारा 3, निर्देशों का अर्थ लगाना। निर्देशों का अर्थ लगाना क्या है? तो इस संहिता में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। किसी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी विद्यमान विधि में कोई निर्देश का किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग अर्थ लगाया जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसका उस अधिकारिता वाले क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, और अगर जहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा गया है तो वहाँ पे उसका अर्थ क्या होगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
या प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट आएगा, या फिर ये एक ही है तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा। जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वही द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, तो उनका वही अर्थ लगाया जाएगा। इसके उपधारा 2 है कि जहाँ इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित है। जो मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित है। कैसे मामलों से संबंधित है? पहला, जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्गलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है कि जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, वहाँ वे यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से धारा 3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी धारा 4। धारा 4 क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अधीन और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। तो इसके संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्रवाई इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। यानी कि जो भी भारतीय न्याय संहिता में अपराध बताए गए हैं उनके संबंध में कोई भी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। नेक्स्ट है उपधारा 2। तो उपधारा 2 क्या है? किसी अन्य संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाले तत्समय पर्वत किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में जितने अपराध हैं उनके ऊपर विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार ही किया जाएगा, कार्रवाई सारी इसी के अनुसार की जाएगी। अब इसके अलावा जो दूसरे अधिनियम हैं उनके अनुसार अगर कोई विचारणीय है, कोई है अपराध, तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा? तो उनके लिए भी इसी संहिता के अधीन की जाएगी, लेकिन जो उसमें उत्पन्न किया गया है उस तत्संबंधित अधिनियम में जो उत्पन्न किए गए हैं उनके अधीन रहते हुए इस पर कार्यवाही की जाएगी। उनके अधीन रहते हुए ही इस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी, प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और लास्ट धारा है इस चैप्टर 1 की, धारा 5 व्यावर्ती। तो व्यावर्ती के संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय पर्वत किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि ये किसी विशेष विधि पे या किसी स्थानीय विधि पे प्रभाव नहीं डालेगी। इसके अलावा ये विधि जो है वो कोई तत्समय पर्वत कोई अन्य विधि है उसके द्वारा कोई विशेष अधिकारिता या फिर कोई विशेष प्रक्रिया बताई गई है तो उसके ऊपर भी ये प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें टोटल 5 धाराएं थी प्रिलिमिनरी। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2।